नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें भारत के सामने पाकिस्तान एक बार फिर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से उकसाने वाली कार्रवाइयां चल रही हैं। भारत के सीमांत इलाकों में जो बॉर्डर का एरिया है, उस एरिया में पाकिस्तान की तरफ से कई हमले किए गए। हालांकि हमारे मजबूत डिफेंस सिस्टम के कारण वे सब नाकाम हो गए। इस बड़ी नाकामी के बावजूद पाकिस्तान अपनी गलती मान नहीं रहा है, बल्कि अब उसने अपने ही नागरिकों की जान भी दांव पर लगा दी है। आज फिर से भारत में सैन्य कार्रवाई को लेकर प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें एमईए की तरफ से ब्रीफिंग होती है, कल भी हुई थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह भारत के साथ युद्ध छेड़ने में लगा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से उसे तगड़ा जवाब दे दिया गया है। आइए जरा सुनते हैं कर्नल कुरैशी को क्या कह रही हैं सोफिया कुरैशी इसी मसले को रखते हुए, बताते हुए। सुनिए जरा। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। तो सुन रहे थे आप यहां कर्नल सोफिया कुरैशी को, और कह रही हैं कि भारत पर कम से कम 36 जगहों पर हमले किए गए, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने किस तरह नागरिक उड़ानों को, यानी सिविल एविएशन जो है, उसको रद्द न करके नागरिकों की जान भी दांव पर लगा दी है, ताकि भारत को वो घेर सके। इस चालाकी का खुलासा भी आज भारत ने किया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कुरैशी ने, और उनके बाद व्योमिका सिंह ने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इसी मसले पर जानकारी दी। आइए सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या बता रही हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित। 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित
एक बहुत ही गंभीर मसले को उजागर करते हुए यहां कर्नल सोफिया कुरैशी, और वो कह रही हैं कि जब उधर से पाकिस्तान भारत पे हमला बोल रहा था और उसी वक्त पाकिस्तान में एक नागरिक विमान जो है जिसमें लोग जो नॉर्मल जो हम लोग जैसे अलग अलग विमानों से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, कराची से लाहौर की तरफ जा रहा है और उसको रोका नहीं गया। ये अपने आप में आत्मघाती है, लेकिन उसे ढाल बनाकर पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम में, और इस वक्त अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो कितने नागरिकों की जान वो हथेली पर ले रहा है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को झटके पर झटके मिल रहे हैं, वहीं एक झटका उसे वर्ल्ड बैंक से भी मिला है। दोस्तों, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिंधु जल समझौते के स्थगन पर, जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, उस पर विश्व बैंक का साथ उसे मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय पाल बंगा ने साफ साफ कह दिया है कि वर्ल्ड बैंक इस मसले पर मध्यस्थता नहीं करेगा, मीडिएशन नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह बात कहना है वर्ल्ड बैंक के चीफ का। ऐसी ही दो टूक बात अमेरिका की तरफ से भी आई है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ साफ कहा है कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अमेरिका न बीच बचाव करेगा और न ही वो पाकिस्तान की मदद करेगा। दरअसल इससे पहले भारत के साथ जब भी पाकिस्तान उलझा है, 3 युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन हर बार उसे अमेरिका का साथ मिलता रहा, अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। आप याद कीजिए 1971 के युद्ध का, जब इंदिरा गांधी का दौर था और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया गया था, उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अमेरिका अपना फायदा इसी में देख भी रहा है कि वो पाकिस्तान का साथ न देकर क्यों भारत की तरफ थोड़ा उसका झुकाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया कि वो पाकिस्तान का साथ दिया तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके दावे भी खोखले दिखेंगे। और उसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी आज की तारीख में भारत जो है वो ज्यादा मुफीद है पाकिस्तान के बनिस्बत अमेरिका के लिए। अब दूसरी खबर, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वहां की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को क्या जवाब मिलता है यह भी देखना बाकी है। क्योंकि आज ही आईएमएफ में पाकिस्तान को मदद को लेकर बैठक होनी है। पाकिस्तान को कर्ज चाहिए आईएमएफ से, और जिस पर भारत पहले ही अपना विरोध दर्ज कर चुका है। और अभी जब थोड़ी देर बाद इस पर आईएमएफ पर बैठक होगी, आईएमएफ में पाकिस्तान के कर्जे को लेकर, तो भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। यह बात आज विक्रम मिस्री ने साफ साफ कही है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हो रही थी, जिसके एक बानगी आप देख रहे थे, कर्नल कुरैशी जिसमें अपनी बात रख रही थी। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। इधर भारतीय सेना का जोश हाई है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मिलकर पूछा कि हाउ इज द जोश, और जाहिर है जवाब हाई का ही मिलना था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपील की है कि अब हमले रुकें, क्योंकि इसमें नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहां तक कि अपनी बात रखते रखते प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती रोने लगी। आइए जरा सुन लेते हैं महबूबा मुफ्ती को, सुनिए जरा। आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, और उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए। उनका पर्पस सर्व हो गया।
जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए, हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक तो महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे रो पड़ी, आपने देख लिया आंखों में आंसू। और दूसरी तरफ आज जम्मू पहुंचे थे उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने वहां क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए, और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है। तो पाकिस्तान को थोड़ा अकल आनी चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, ये बात कह रहे हैं यहां उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। वैसे इस समय पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और सरकार को रक्षा से जुड़े फैसले लेने में पूरा साथ दिया जा रहा है, और खासकर जो विपक्ष है वो भी। कांग्रेस ने आज जय हिंद यात्रा देश के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर निकाली और बताया कि पाकिस्तान के हर हमले का कड़ा जवाब हमारी सेना देगी। देश में राजनीतिक दल तो इस समय अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन इस नाजुक घड़ी में मीडिया के टीआरपी के घिनौने खेल पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, कल रात बड़ा मुश्किल समय देश के लिए था, लेकिन उस वक्त भी कुछ पत्रकारों की नजर गिद्धों की तरह, जी हां, कुछ पत्रकारों की नजर, कुछ मीडिया हाउसेस की नजर गिद्धों की तरह अपने टीआरपी और व्यूज बढ़ाने पर थी, और इन चैनलों के मालिकों ने देश की प्रतिष्ठा दांव पर कल लगा दी। कोई कराची पर हमले की फेक न्यूज दे रहा था तो कोई इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहा था, जिसके बाद आज सरकार को फिर से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि मीडिया संभल कर खबरें दे। वहीं एक चैनल ने बड़े पत्रकारों से बड़े झूठ कहलवाने के बाद आज दूसरे रिपोर्टर को माफी मांगने के लिए आगे कर दिया, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चैनलों के लिए देश पहले है या उनकी टीआरपी। जब मीडिया की तरफ से खिलवाड़ हो रहा है तो इसमें उन लोगों को भी सजा मिल रही है जो ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग। मगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आज ही thewire.in को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा आपने देख लिया
पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल अब आप खोजे नहीं मिलेगा, 4 PM नेशनल नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी कि जैसे आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को न मारा जाए, उसी तरह ईमानदारी के काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को भी सजा का पात्र न बनाया जाए। यह मीडिया की बात यहां जरूरत थी चर्चा करने की, आगे भी करेंगे। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो अलग अलग इलाकों में कई जगहों पे जो बॉर्डर का एरिया है वहां फिर से सायरन की आवाज़ गूंज रही है और कई जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, जो खबरें आएंगी वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह देश में इस समय बनी हुई गंभीर स्थिति और कैसे इसका मुकाबला मिलजुल कर किया जा सकता है, इस पर चर्चा। और चर्चा ये कि पाकिस्तान को कैसे लगा है तिहरा झटका और लगातार बैठकों का दौर इधर दिल्ली में जारी है और इसके बाद बड़ी तैयारी में भारत है। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी अभी वहां से लौट के आए हैं, फ्लाइट कैंसिल थी और किसी तरह श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से फिर भोपाल पहुंचे हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ उधर कोलकाता से जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलख्यान साहब, आपका भी स्वागत है। इधर इलाहाबाद प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, और इधर 2 साथी हमारे जुड़े हुए हैं दिल्ली से, रोज रात को टेंशन में सोते होंगे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, उनके साथ मैं भी हूं। रात भर हम लोग जगते हैं कि पता नहीं कब खड़े होके उठ के लाइव करना पड़ जाए, क्योंकि चल ही ऐसा रहा है। इसलिए आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। सबसे पहले आप चूंकि लौट के आए हैं, जिस दिन ये एयर स्ट्राइक भारत ने किया है उस दिन डल झील से आप सुबह सुबह आपने रिपोर्ट अपनी भेजी थी, और उसके अलावा आपके बहुत सारे अनुभव रहे। आपके ठीक 1 दिन पहले हम लोग वहाँ से लौट के आए थे और बैसरन घाटी आप भी गए, लेकिन मामला जो है अब वहाँ से बाहर निकल चुका है। हाथ से तीर जो है वो कहीं और किसी और दिशा पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी आपकी टिप्पणी जरूरी है, क्योंकि परसों भी हमने देखा, कल भी देखा, और अभी पता नहीं कि अगले 2 घंटे में क्या होगा। इसलिए भी पहली प्रतिक्रिया आपकी। डॉक्टर साहब शुक्रिया। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि इस वक्त देश में जिस तरह का युद्धोन्माद भड़काया जा रहा है वो ज्यादा चिंताजनक बात है। कल मीडिया की जो भूमिका थी उस पर आपने बताया, एक एंकर से माफी भी मंगवा ली गई है, लेकिन कल पूरी रात जिस तरह से झूठ परोसा गया वो बेहद चिंताजनक बात है। कायदे से तो कानून को अपना काम करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ये देशद्रोह है, ये समाजद्रोह है, ये पत्रकारिता के लिए द्रोह है। ये दगा कर रहे हैं अपने फर्ज से, अपने ईमान से, क्योंकि देश जिस समय युद्ध जैसे हालात में हो, हम और आप लगातार बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी ये युद्ध नहीं है, ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं। आज भी विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने सुनवाई, दोनों हमारी महिला जांबाज अधिकारियों ने जो कुछ कहा, भारत सरकार ने अब तक युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और युद्ध है भी नहीं। जब कई मोर्चों पर अलग अलग ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, बहुआयामी इसका विस्तार हो जाएगा और सरकार औपचारिक रूप से कहेगी यह सीधी लड़ाई शुरू हो गई जी। लेकिन नोएडा मीडिया ने इसको पहले युद्ध बना डाला, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची लाहौर पर भी तिरंगा लहराने लगा। ये सारी चीजें देश और सेना के हित में भी नहीं है। बहुत सारे चैनल मूवमेंट बता रहे थे, मोबिलाइजेशन बता रहे थे कि कौन सा विमान कहां से उड़ने वाला है, कहां क्या तैनाती हो गई है। क्या हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे हम, यानी ये चैनल जी। तो एक तो विषय ये है कि मीडिया की भूमिका बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है, इनके खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार द वायर जैसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी या 4 PM और भी कई चैनल्स हैं जिन पर सरकार की नजर है, जो बंद हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी हम जैसे लोग हैं, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव का कांटा निकाल दे। हम किसी से नहीं कह रहे कि हम लोगों के ऊपर किस तरह के अंकुश हैं,
इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं। अब आते हैं युद्ध वाले मोर्चे पर। राजीव, हमने कई बयान सुनवाए। महबूबा मुफ्ती का बयान भी एक इंसानियत से लबरेज बयान है। निश्चित तौर पर जंग जब होती है तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोगों की जान जाती है। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो मूलतः पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, और अब तक का हमारा ऑपरेशन लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। हम और पूरी दुनिया जानती है कि हमारे सामने भारत की सेना, हमारे सैन्य शक्ति के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, आधुनिकतम हथियारों से लैस है। परमाणु हथियारों का जहां तक प्रश्न है उसमें भी हम उनसे आगे हैं। यद्यपि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि परमाणु हथियार जब दो देशों के पास आपस में होते हैं, अगल बगल वाले देशों में, तो वे एक दूसरे पर पटकने के लिए नहीं होते। वो वेपन ऑफ डिटरेंस है, सिर्फ प्रतिरोध के लिए है। एक पत्थर आपके हाथ में, एक पत्थर मेरे हाथ में भी। लेकिन ये जो नोएडा मीडिया है वो तो परमाणु युद्ध भी करा चुका, उनको उसकी विभीषिका का अंदाजा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिन थोड़े ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बड़ी एहतियात के साथ सरकार सोच समझकर कदम रख रही है। और सबसे अच्छी बात, जो प्रशांत जी भी लिखते हैं, हम सब लोग लगातार लिख और कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी सरकार और प्रतिपक्ष बेहद जिम्मेदार तरीके से सलूक कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई उकसावे वाली बात नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लीजिए, विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ है। सवाल उसने स्थगित कर रखे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं, सवाल तो पूछे जाएंगे, 15 दिन बाद पूछ लेंगे, फिर किसी दिन पूछेंगे। अभी तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। लेकिन इस समय देश में भी बाकी लोगों को वही धैर्य, धीरज, सब्र दिखाने की जरूरत है जो सरकार और विपक्ष दिखा रहे हैं। वहां कहीं हमारे समाज की सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रकटीकरण में चूक हो रही है। लोग पागलों की तरह युद्ध को उत्सव के रूप में ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। गुजरात में जश्न मनाते हुए देखे गए तो युद्ध जश्न का अवसर नहीं होता। राजीव, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। अंतिम बात यह जिसका आपने जिक्र किया, अमेरिका, रूस, चीन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सब की भूमिका भी आने वाले दिनों में देखने लायक होगी कि ये किसके साथ खड़े होते हैं, कब किसका साथ देते हैं, या वे सिर्फ अपने हथियारों का बाजार बढ़ते हुए देखना चाहेंगे तो वे इस लड़ाई को आगे चलते थे। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं अभी जबकि ये खबरें चल रही हैं, अब देख रहा हूं उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा हथियारों और तोपों से गोलाबारी शुरू होने के बाद गोलियों और विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। अभी ये खबर आ रही है, रात होते ही दिवाली शुरू। पाकिस्तान कर क्या रहा है? ये जो स्केल है पाकिस्तान के कल के हमले का, वो तो ये बता रहा है कि वो अभी आसानी से वो मारने वाला नहीं है। और कल का हमला, जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी, कि उसका स्केल कितना बड़ा था। कि आप देखिए कि लेह से लेकर सर क्रीक तक, भुज तक 300 से 400 ड्रोन भेजे कल पाकिस्तान ने। उसके बाद यूएई भी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी है। तो ये स्केल बता रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार ये होता रहा है, और ये आगे भी अभी आसानी से रुकने वाला नहीं है जब तक कि उनको एक फिटिंग रिप्लाई नहीं होगा। एक जो कर्नल सोफिया कुरैशी बता रही थी कि टर्की का जो है असिस गार्ड सोंगर ड्रोन इस्तेमाल हुआ कल जी। ये कोई 1 मीटर लंबा ड्रोन होता है जिसमें कैमरा भी होता है और ये छोटे मिसाइल भी कैरी कर सकता है, लेजर गाइडेड। ये ड्रोन कल पाकिस्तान ने भेजे हैं, और पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा भी साथ में है कि हमले कहाँ हुए, चर्चेस में, गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे, रिलीजियस प्लेसेस पे हमले हुए हैं।
वही पूरा उसका जो वो है स्ट्रेटजी कि भारत में उन्माद भी पैदा करो साथ साथ, और उस उन्माद पैदा करने के उसके मंसूबों में हमारे देश में भी कुछ लोग लग जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। दूसरी की बात, बार बार जो मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी बात करती हैं काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हमलों की, कि जब कल ड्रोन आए तो नॉन काइनेटिक और काइनेटिक हमलों से हमने उसको रोका। काइनेटिक हमले का मतलब है कि प्रॉपर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या गोला बारूद से उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उसको ध्वस्त किया गया। नॉन काइनेटिक वो तरीके हैं जैसे मान लीजिए कि साइबर स्पेस में किया, या नॉन काइनेटिक वो तरीके जिसकी चर्चा आपने की, डिप्लोमेटिक तरीके, जो आईएमएफ के लोन के लिए भारत जो है वो डिप्लोमेसी कर रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान की स्थिति इतनी गंभीर है राजीव जी कि उसका जो डेट है, जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, विदेशी कर्जा, एक्सटर्नल डेट जो है वो 130 बिलियन डॉलर का है, और उसके पास फॉरेन रिजर्व कितना है, कुल 15 बिलियन। तो वो उनके 25-30 बिलियन डॉलर के तो इमीडिएट खर्चे हैं। तो अगर ये लोन का आज सैंक्शन नहीं होता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। और एक बात जो आपने की मीडिया की, देखिए कल बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से मीडिया पेश आया, और किस तरीके से उसने जो है हंसी का पात्र बन रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे चुटकुले बन रहे हैं उसके, कितनी अफसोस की बात है। लेकिन दूसरा उसका पक्ष क्या है जो आपने चर्चा की, कि ये जो मीडिया है ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों का है। ये उन लोगों का है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी पेटेंट कराने की कोशिश की। ये उन लोगों के मीडिया हैं, इनकी देशभक्ति भी समझ लीजिए आप। और इन लोगों ने कल समाज, पूरे 10-11 साल से ये लोग समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। और कल जब भारत के ऊपर एक संकट की स्थिति है, विदेशी हमले की स्थिति है, पाकिस्तान के ड्रोन यहाँ आ रहे हैं, मिसाइल यहाँ आ रही है, उस वक्त ये गलत सूचनाओं से जो है हंसी का पात्र बन रहे हैं। दूसरी बात कि जो कम रिसोर्सेज में, तो वायर की चर्चा की, वायर चंदे पे चलता है, लोगों के पाठकों के चंदे पे चलता है। जो कम रिसोर्स में 10, 12, 15 लोगों का स्टाफ लेकर बिना किसी कॉर्पोरेट और सरकारी विज्ञापन की मदद के जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं और जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो समाज में नफरत नहीं फैला रहे, जो फेक न्यूज नहीं फैला रहे, उनके ऊपर सरकार का शिकंजा कस रहा है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं जी। इस दौरान सवाल नहीं पूछा, लेकिन सवाल पूछते रहे। तो ये एक सरकार की जो नीति दिखाई दे रही है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्राथमिकताएं गलत है। आपकी प्रायोरिटी इस वक्त जो है, वो जो एक्सटर्नल चैलेंज है, जो चुनौती पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। भारत में सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक राष्ट्रीय एकता बनी रहे, उस तरफ ध्यान दीजिए, और इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कर्नल सोफिया ने बताई, जो पाकिस्तान की टैक्टिक्स है, कि भारत ने तो अपने नागरिक विमान जो है वो बंद कर दिए। डॉक्टर राकेश पाठक भी किस तरीके से आए टैक्सी से जम्मू से, और उसके बाद ट्रेन से पहुंचे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बंद नहीं किए। क्यों नहीं बंद किए? क्योंकि अगर भारत का कोई जवाबी कार्रवाई होगी तो भारत जवाबी कार्रवाई में हिचकेगा, क्योंकि कोई विदेशी एयरलाइंस होगी जिसमें पैसेंजर्स होंगे, वो कोलेट्रल डैमेज होगा, उससे भारत हिचकेगा, उसकी एहतियात बरतेगा। इसलिए पाकिस्तान नुकसान होने के बावजूद, रडार खत्म होने के बावजूद, रिस्क लेकर उन हवाई जहाज़ों को अपने लाहौर और कराची के कॉरिडोर में फ्लाई करवा रहा है अपनी एयर डिफेंस के लिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है, जिसमें कि ग्लोबल पावर्स का, विश्व जो नेतृत्व है, उसका ध्यान जाना चाहिए कि ये कम से कम रोके, बाकी दुनिया के देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसको रोके।
कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान में मत जाए, कई देशों ने एडवाइजरी जारी की भारत के लिए भी, कम से कम नॉर्थ इंडिया में या कश्मीर में। लेकिन जब आप एडवाइजरी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी कर रहे हैं तो आप ये भी देखें कि आपके नागरिकों को पाकिस्तान एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस पे भी तो आप कुछ रोक लगाएंगे। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने नागरिकों को पाकिस्तान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान भारत पे मिसाइल दाग रहा है, दूसरी तरफ उसी रूट पर पाकिस्तान अपने नागरिक विमान को उड़ा रहा है, चला रहा है। मतलब इससे ज़्यादा अगर कहें, एक तरफ या तो मूर्खतापूर्ण ये हरकत है ये कहें, या ये हरकत जो है वो उस हिसाब से है कि आप अपने ही नागरिकों को ढाल बनाकर खुद का बचाव करने जा रहे हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रफुल्ल जी आपके पास, फिर सुनील जी के पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, आप लगातार देख रहे हैं परसों से ये जो दोनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है। अलग अलग तरह से दबाव भारत बनाने की कोशिश करता आ रहा है। आप देखिए 22 तारीख के बाद से, चाहे वो सिंधु जल समझौता उसको सस्पेंड करना हो, अब वर्ल्ड बैंक का मामला सामने आ ही गया है, चाहे वो IMF का मामला हो, ये सारे मामले हम लोग देख रहे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार भारत के ऊपर, और इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उरी, पुंछ, ये सारे एरिया में गोलीबारी जारी है। और पाकिस्तान और इधर दिल्ली में लगातार मीटिंग्स के दौर जारी हैं। और अभी इस वक्त जब हम ये न्यूज़ पॉइंट कर रहे हैं तो उधर प्रधानमंत्री आवास में CDS और उच्च अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। कहाँ जाते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को आप देखते हैं प्रफुल्ल जी? सर, सभी को नमस्कार। आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। साहस और स्वतंत्रता उनसे जुड़ी हुई बात है। और आज रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्मदिन है। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र कवि हैं शायद जिनका लिखा गीत दो राष्ट्र का राष्ट्रगीत है, भारत और बांग्लादेश का। यह देश कभी एक हुआ करता था, लेकिन इन्हीं नफरती कायदों के कारण यह देश बट गया। जिस सिंधु पानी की आपने सर अभी चर्चा की है वो एक भावुक नदी है। न होता सिंधु नाम उस नदी का तो शायद हमारा नाम हिंदू नहीं हुआ होता। इसके लिए लेकर के इतना संग्राम किया जा रहा है। हम जिस राष्ट्रगीत को गाते हैं, आज भी पंजाब के साथ सिंधु को याद करते हैं उस राष्ट्रगीत में, हमने अपने राष्ट्रगीत को नहीं बदला है। ये कौन सा टकराव है? आतंकवाद, ये सपना तो शायद जिन्ना ने भी नहीं देखा था कि पाकिस्तान का ये बुरा हाल होगा। लेकिन जो हाल सामने है, आतंकवादियों के हाथ में लोकतंत्र को गिरवी रख करके पाकिस्तान की जनता का जो हाल बनाया है वहां के हुक्मरानों ने। अभी सोफिया मैडम कह रही थी, उनकी प्रेस सुनिए। और भारत में जो लोकतंत्र पर जिस ढंग से खतरा है, यह समय नहीं है उस पर बात करने का, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र पर जब जब खतरा होगा तब तब इस तरह की स्थितियां होंगी। ऐसी मीडिया एक कभी अपने स्टूडियो को कोर्ट का रूम बना लेते हैं, न्यायाधीश का कक्ष बना लेते हैं, कभी वार के रूम में बदल देते हैं। और ऐसा नहीं कि इनका यह आचरण पहली बार हो रहा है। इनका रवैया जो है वो तो सर्वविदित है। और इस यूं ही नहीं, इनका नाम वह नाम पड़ा है जो नाम लोग मैं नहीं लेना चाहता हूं, कम से कम, या बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते। यूं ही नहीं इनको मीडिया कहा जाता है। क्या है इनकी विश्वसनीयता? लोगों ने देखना छोड़ दिया है सर। अभी ठीक ही कह रहे थे कि इन्होंने तो पेटेंट भी खरीदने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती मैडम जिस आंसू की चर्चा जो रो पड़ी, वो माँ है, रो पड़ी। ठीक है, उनके राजनीतिक जो बात है अपनी जगह पर है, लेकिन करुणा का सागर तो आदमी के अंदर रहता ही नहीं। करुणा का पानी ही युद्ध को, आग को शांत कर सकता है। जी,
इस तरह की खबरें बार बार फैला। अब बताइए कि विपक्ष पूरा, कांग्रेस पूरा दिल से सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति, जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनके प्रति जो मीडिया का रवैया है, भी सरकारी मीडिया का, तो वह तो एकदम कितनी निंदा की जाए और कहां तक की जाए। और यह सारा का सारा कुछ, यह बिल्कुल साफ बात है कि जब लड़ाई छिड़ती है तो सबसे पहली कैजुअलिटी सच्चाई की होती है, सच्चाई की टांग पहले टूटती है। कांग्रेस या हमारे आजादी के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और वो जानते थे कि किसी भी संघर्ष में सबसे पहला चोटिल सत्य ही होता है, इसलिए उन्होंने सत्य की हिफाजत की थी। जी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हम तो अपने घर में सत्य की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अपना कदम उठा रही है, लेकिन इस कठिन घड़ी में उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हम एक राष्ट्र हैं, हम ये लड़ रहे हैं, हमारे लिए उत्सव की बात नहीं है। यह दुख की बात है कि हम तर्क से, विवेक से, सद्बुद्धि से इसका समाधान नहीं निकल पाए। आपने कहा ये कहां तक जाएगा? लगता नहीं है कि पाकिस्तान आत्मनिरीक्षण या आत्मावलोकन करेगा, अपने गिरेबान में झांकेगा। पहले भी नहीं झांका है, देखिए ये कहां तक। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारी कामना सब समय है कि जितनी भी जल्दी हो सद्बुद्धि जागे और इसके एक शांति की स्थिति कायम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सद्बुद्धि जागे, पाकिस्तान को सद्बुद्धि मिले, आए, और कम से कम ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म हो। लेकिन इस वक्त जब चर्चा हम कर रहे हैं तो उधर बॉर्डर पर तनाव है, और बॉर्डर के एरिया को सील ही नहीं किया गया है बल्कि ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। और खबरें को बहुत सारी आ रही हैं। रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है इस वक्त। इस बीच हमारे साथी अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सीधे सुनील जी आपके पास आना चाहता हूँ। कितना कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं सुनील जी, क्या ये अभी खींचेगा लंबा या समापन की ओर है? कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। जाहिल किस्म का दुश्मन हो तो उसे कुछ आप बहुत सकारात्मक उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो रवैया है, कोई भी एक ऐसा देश जो अपनी तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने नागरिकों की बेहतरी चाहता है, वह युद्ध में क्यों शामिल होना चाहेगा? भारत ने युद्ध शुरू करने की कोई पहल नहीं की। भारत ने अपने मंतव्य को हमेशा सार्वजनिक किया कि वह आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बना रहा। लेकिन जिस तरह का प्रतिकार पाकिस्तान ने किया और नागरिक इलाकों को, सीमावर्ती इलाकों को, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूरे के पूरे इलाके में जो LOC के नज़दीक के इलाके हैं, वहाँ पे लगातार शेलिंग चल रही है। आम नागरिक मारा जा रहा है, लोगों में दहशत है, लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। तो एक उकसाने वाली या युद्ध, एक संघर्ष को युद्ध की शक्ल देने का दोष तो पाकिस्तान के ऊपर ही जाता है। पाकिस्तान के ऊपर आज के तारीख में जो गेंद है वह पाकिस्तान के कोर्ट में, वो अभी चाहे तो इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। किस बात आप क्या हासिल कर ले? क्या पाकिस्तान को भारतीय फौजों की ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है? भारतीय फौजों से कोई पाकिस्तान की तुलना है? दुनिया के पैमाने पर अपने रक्षा में खर्च करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान 19वें नंबर पे या 20वें नंबर पे। कोई तुलना है क्या इनकी? और राष्ट्र के बारे में भी क्रम तो ही है। धनराशि के बारे में जितना भारत व्यय करता है और जितने संसाधन भारत के पास है, सेना का जो आकार भारत के पास है, पर किसी भी तरह से तुलना करें तो पाकिस्तान उस मोर्चे पर कहीं भारत से 20 नहीं बैठता, बराबर नहीं बैठता। तो ये तो पाकिस्तान को ही पता है। पाकिस्तान की तुलना में भारत की सेना ने प्रोफेशनली भी अपने आप को हमेशा बेहतर स्थापित किया है, दुनिया के पैमाने पर साबित किया है। दुनिया के लोगों ने इसके ताकत को महत्व दिया है। यह इस बात का एहसास तो पाकिस्तान को होना चाहिए। और इस संघर्ष से आपको हासिल क्या होगा? जितने युद्ध लड़े पाकिस्तान ने, क्या उसको कुछ मिला? 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई में लड़ करके आपने अपना देश बंटवा लिया। तो इससे सीखने की आवश्यकता है।
दुनिया में घूम घूम करके आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। किस बात के लिए? युद्ध लड़ने के लिए, कि अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति की पुनर्बहाली के लिए, और आप शामिल हो जा रहे हैं युद्ध में। अगर या तो जो भारत का ये कहना था कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया, नागरिक इलाकों को निशाना नहीं बनाया, इसका कोई काट नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास तो कोई बहाना नहीं है ना हमला करने की। अगर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया होता या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया होता, पाकिस्तान का प्रतिकार ही बनता, दुनिया मानती। लेकिन आज तो दुनिया में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जितने भी लोग हैं, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो और चाहे चीन के शासन हो, सब कह रहे हैं कि आप युद्ध को एस्केलेट मत होने दीजिए, इसको बढ़ाइए मत, इसको नियंत्रित कीजिए और खत्म करने की ओर बढ़िए। दुनिया इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती। युद्ध के पक्ष में कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध थोपा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि ये बात आगे चलेगी। भारत के पास अभी भी जिस तरह की शैली पाकिस्तान की ओर से हुई है, उसकी तुलना में अगर बात करेंगे तो वो भारत ने उस तरह का प्रतिकार नहीं किया। जो पाकिस्तान से हमले हुए हैं उनको रोकने की कोशिश की, उनको विफल किया है। आक्रामक रुख कभी भी नहीं अपनाया। अगर आक्रामक रुख अपनाएगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जितने समय तक यह संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, पाकिस्तान को नुकसान है, भारत का नुकसान है। भारत इससे बच नहीं सकता, उसको भी अपने आर्थिक मोर्चे पे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। या जितना जल्दी यह संघर्ष खत्म हो, लोग राहत की सांस लें, जो सुरक्षा संबंधी खर्चे हैं वो कम हो, यह दोनों देशों के हित में। लेकिन यह संघर्ष खत्म हो, इसके लिए तो पाकिस्तान को ही पहल करनी पड़ेगी। आज केवल एक जो एक अप्रिय स्थिति कर सकते हैं आप कि दुनिया की बड़ी ताकतों में से अमेरिका को जितने रुचि लेनी चाहिए वो रुचि नहीं ले रहा। दोनों देशों में अमेरिका के राजदूत तक नहीं है, एक बयानबाजी केवल हो रही है उनकी तरफ से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शासन अपने पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा था कि नो वार प्रेसिडेंट के रूप में उनको जाना जाएगा। वो किसी युद्ध के समर्थक नहीं होंगे, बल्कि युद्ध को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहचान होगी। और उन्होंने भी उनका एक अपील की है कि यह युद्ध किसी तरह से रुके और दोनों देश संयम से काम लें। यह निश्चित रूप से है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए। उसमें दो देशों की बड़ी भूमिका है, वह है चीन और तुर्की। चीन में जहां तक मेरी अपनी समझ है, चीन भी जिस तरह की नीति अपने लिए अपनाए हुए है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, वो है आर्थिक विकास। और अगर वो आर्थिक विकास चाहेगा तो अपने इस क्षेत्र में किसी संघर्ष को प्रोत्साहित करेगा, मुझे नहीं लगता। जिस तरह का वह अपने विस्तार को बढ़ावा दे, अपने को विस्तारित करता चला जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उसका अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है, संघर्ष उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि एक नैरेटिव भी है, एक तरह की एक भी बात की जाती है कि एक स्थिर हिंदुस्तान वो नहीं चाहेगा, लेकिन एक ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में संघर्ष के कारण उसको कोई लाभ मिल जाए। तो मुझे भी नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस युद्ध को बढ़ावा देता हुआ या इसको नियंत्रित करने में किसी तरह की लापरवाही बरतेगा, लेकिन अभी भी उसकी तरफ से भी कोई गतिविधियां समझ में नहीं आ रही। तुर्की निश्चित रूप से वो तो खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में आ गया, ये जो उचित नहीं था कहीं से भी, और हर तरह का सैन्य बल और आर्थिक सहायता भी उसको उपलब्ध करा रहा है वो। तो यह जो बढ़ता हुआ संघर्ष है दोनों देशों में, यह दुनिया के लिए भी खतरनाक है। दोनों परमाणु संपन्न राज्य है, देश है, दोनों के पास अपनी ताकत है, और पाकिस्तान अपने पराजय की स्थिति में या भारी नुकसान की स्थिति में किस सीमा तक जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो हालात न बनने पावे, इसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के पास है। मुझे लगता है कि भारत भी नहीं चाहेगा कि यह संघर्ष इस सीमा तक जाए। भारत भी अपने प्रतिकार को, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोकने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई कर रहा है, वह इससे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो मीडिया की आपने बात की, जो बात कही जा रही है कि
कराची कब्जा कर लिया, लाहौर कब्जा कर लिया, ये जो युद्ध का उन्माद पैदा करने की जा रही है, देश में कोशिश की जा रही है, ये तो कतई उचित नहीं है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सीमावर्ती इलाकों में की जो खबरें आ रही हैं, वहां के लोग किन स्थितियों में जी रहे हैं, विस्थापन का दर्द कितना होता है वो उनसे पूछिए जो विस्थापित हुए हैं। बिल्कुल दूर इलाकों में बैठ करके और कोई बात करना, ये उस पर व्याख्यान देना और टीवी स्टूडियो में बैठ करके उस पर तरह तरह की बात करना, ये अलग है। लेकिन जो विस्थापन जिनको झेलना पड़ता है उनसे पूछिए, जिन्होंने अपने गाढ़ी कमाई से अपना एक आशियाना बनाया और एक सेलिंग से पता चला कि पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। लोग अपने परिजनों को, अपने पालतू जानवरों को, घर आवश्यक जब सामान को लेकर के बाकी सामान छोड़ छाड़ के अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बड़ा सवाल है कि आखिर किसी लड़ाई में भी, अभी हम लोग उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे, और हम लोग की स्मृतियों में भी है कि जम्मू शहर में कभी टारगेट नहीं किया गया। अगर आप जम्मू शहर में विश्वविद्यालय को टारगेट करते हैं, जम्मू के एयरपोर्ट को टारगेट करते हैं, नगरीय इलाकों को टारगेट करते हैं, तो आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? मेरा अपना मानना है कि अगर पाकिस्तान ने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया तो यह स्थिति और विकट होगी, और यह इसका युद्ध का विस्तार होना यह कहीं से भी दोनों देशों के हित में नहीं होगी। यह बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी कम से कम अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। ये जरूर है कि युद्ध का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध के हर तरफ जो भी ऐसे लोग हैं जिनको जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, वो इस बात को महसूस करें कि युद्ध हर हाल में लोग रुके, और क्योंकि इस युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला, दोनों देशों को नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर युद्ध थोपा जाएगा तो ये भी आप किसी को नहीं समझा सकते हैं कि आप संघर्ष मत कीजिए। आज जो भारत की स्थिति है, भारत एक बाध्यकारी संघर्ष में विवश हुआ है। अगर आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की रुचि न हो, वह अपने जमीन को आतंकवादी संगठनों का दुरुपयोग करने से रोकने में सफल हो जाए, तो ये हालात नहीं पैदा हो। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि अगर संघर्ष बढ़ेगा तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है अपने नागरिकों को देने के लिए, और उसको सोचना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को क्या दे रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का बुरा हाल होगा, और इसलिए भी क्योंकि एक तरफ पानी का संकट और दूसरी तरफ पैसे का संकट, और इन सब के बीच अगर नागरिकों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान, तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। एक सामान्य स्थिति में आप देखिए तो एक तरफ आप वार कर रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं भारत, और उसी समय आप उसी एरिया में, और जो बता रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, और दिखा रही हैं कि कहां कहां से जो विमान हैं और नागरिक विमान आ रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस विवाद को, इस कॉन्फ्लिक्ट को आखिर कितना खींचना है। हमेशा एक बार भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान में, वो भी पीओके, और पाकिस्तान पीओके में 7 और पाकिस्तान में 2 जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर भारत ने हमला बोला 6 और 7 की दरमियानी रात को। उसके बाद पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है, और खासकर जो बॉर्डर एरिया है उस पर लगातार वो गोलाबारी कर रहा है। आखिर कब तक और क्यों गोलाबारी? क्या ऐसे गोले जो हैं ऐसे ही मिल जाते हैं? टर्की को आप पैसे दे रहे होंगे साहब, ऐसे तो नहीं आ रहा होगा आपके पास, या अपने यहाँ भी बना रहे हैं तो उसमें भी पैसे लग रहे होंगे। आम जनता रिवोल्ट करेगी तो क्या होगा? जरा आना चाहता हूँ जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर अनिल सिन्हा जी के पास आता हूँ, और बहुत कुछ उनसे भी समझना है, जानना है। लेकिन अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में अगर युद्ध हुआ तो मुश्किल से 2 दिन पाकिस्तान टिक पाएगा। दो के बाद 2.5 दिन जो नहीं टिक सकता पाकिस्तान। तो ये अपनी स्थिति उसको खुद आंकनी चाहिए। और अगर सिर्फ चीन और अमेरिका के भरोसे हो कि साहब अमेरिका से हथियार मिल जाएंगे, चीन से पैसा मिल जाएगा, तो ये परिस्थितियां भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि भारत अब जिस तरीके से आगे बढ़ चुका है, 70 सालों का हमारा जो 75 सालों का जो हमारा प्रगति है, उसके बाद अब ना चीन इस स्थिति में, ना अमेरिका इस स्थिति में है कि हमको अब इग्नोर कर सके। वो समय निकल गया जब अमेरिका जो था वो जाकर खड़ा हो जाता था
पाकिस्तान के समर्थन में, और उसने अपना 7वां बेड़ा जो था वो कराची भेज दिया था। आज चीन अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान के समर्थन में उसका कोई बेड़ा जो है कराची पहुंच जाए। तो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ये भारत भी बदल चुका है, और लंबा जो हम लोगों का जो संघर्षों का इतिहास है उसके दम पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि उसके यहाँ क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से उसके यहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं, किस तरीके से उसके यहाँ अंदरूनी चीजें चल रही हैं। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि किसी भी देश की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो अपने नागरिकों के प्रति होती है। भारत की भी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति, और पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी पहली अपने नागरिकों के प्रति होनी चाहिए। जो आतंकवादी वहां पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में भी हमले किए, और यहाँ तक कि सेना का जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी हमले किए। तो आप जिन मासूमों को पाल रहे हैं भारत के लिए, वो आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आगे चलकर ये आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए अगर पाकिस्तान को ठीक से काम करना है तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट ये वहां है आतंकवादियों के, उनको पाकिस्तान को खुद ध्वस्त करना होगा। सिर्फ गुरुद्वारों को निशाना हमारे यहाँ बना रहा है, वो हमारे जो सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना, यानी कि युद्ध की दावत जो है वो पाकिस्तान खुद दे रहा है। और हम नहीं समझ सकते कि इसके पीछे चीन की उसको मदद है, कि उसके पीछे उसके अमेरिका की मदद है, या कौन दुनिया की ताकत उसको मदद दे रही है। इतनी अगर हिमाकत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ खेल होगा, लेकिन वो पर्दे के पीछे खेल भी जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे, क्योंकि अब भारत पर्दे के पीछे जो खेल हैं उनको भी उगारने में सक्षम है, और भारत अब एक ताकत बन चुका है। ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें उनको भी। जी जी बिल्कुल। अनिल जी, लगातार आपकी निगाहें भी टिकी हुई हैं भारत पाकिस्तान के ऊपर, जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? और अभी तक के घटनाक्रम में क्या कुछ दिख रहा है आपको? क्या यहां से कुछ स्टॉप होते हुए दिखाई देता है, या यहां से इसको और एस्केलेट करते हुए हम देखेंगे? मुझको नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक पाकिस्तान, जो सही कहा लोगों ने कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति या सैन्य स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा समय तक टिक पाए। लेकिन उसके सबसे है क्या कि आपका मुकाबला ऐसे जो कहा लोगों ने कि जाहिल वाला मामला है, वो जो है कि एक फेल्ड स्टेट से एक ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड स्टेट जो है लड़ रहा है। एक हमारा स्टेट भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि स्थिरता और सब चीज दिखाया है इसने। इतने सालों में हम 2 मुल्क बने थे एक ही समय में, लेकिन वो देख लीजिए पाकिस्तान कहाँ है। तो ये तो साफ है कि एक स्टेट के रूप में वो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारे सामने भी कम चैलेंज नहीं है इंटरनली या आइडियोलॉजिकली। एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत जो है उसका आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। और ये जो है इसको ये कभी इसका ये युद्ध में ये कैजुअलिटी ना हो, इसका ध्यान रखिए। अभी लोगों ने बताया कि वायर पर जिस तरह से का किया गया, या बाकी चैनलों के साथ जो किया जा रहा है, या चैनल जिस तरह से कर रहे हैं, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई विकसित राष्ट्र का लक्षण नहीं है। वो लक्षण है बीमार राज्य का। और ये जो है बीमारी जो है, जब ये सेलिब्रेट करने का नहीं है। युद्ध एकदम क्लियर कट, हम युद्ध में है, युद्ध लड़ना है, हम पूरी ताकत से इसको लड़ेंगे। लेकिन हम ये लोगों को दिमाग में और हम लोगों को सबको साफ बताना चाहिए और इसको मजबूती से रखना चाहिए कि युद्ध सेलिब्रेट करने का नहीं है। और हिंदुस्तान तो कम से कम ऐसा मुल्क है कि जो इजराइल नहीं है या यूक्रेन या रसिया नहीं है जो कि सेलिब्रेट करे युद्ध को और हिंसा को। हम अहिंसा पर आधारित कंट्री हैं और पीस और अहिंसा में हमारा विश्वास है। हम सिर्फ उसको ये नहीं मानते कि आज जो बताया उन्होंने, ये एक फेल्ड स्टेट का ही लक्षण है ना, कि वो अपने जो नागरिक विमान है उसको ये में खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये अंतर है, तो इस अंतर को बनाए रखना है। और ये भी सीख लेने की जरूरत है उनसे, पाकिस्तान से। ये एक स्टेट जो अगर मूल्यों पर आधारित नहीं है, उच्चतर मूल्यों मतलब डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स जो है, प्रो पीपुल, ये अगर नहीं है तो उसका यही हश्र होता है और उसको और भी भुगतना पड़ेगा। वो अंदर से भी भुगतेगा और बाहर से भी भुगतेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। युद्ध में जाते समय दुश्मन के नज़रिए को अपना नहीं लेना है हमको। ये हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है एक नैतिक जो है राष्ट्र के रूप में। क्योंकि आप अभी देखेंगे वायरल है वीडियो इस लाल बहादुर शास्त्री का 65 में। उन्होंने कहा कि वो सेकुलरिज्म को हमारा अटैक करना चाहता है, हमारे देश में भेद पैदा करना चाहता है पाकिस्तान, और हम इसको होने नहीं देंगे।
65 का वार बहुत इम्पोर्टेंट वार है कि 62 की लड़ाई के बाद, जिसमें कि उसमें हमने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और मानते हैं कि हम जो है सो हमारा बुरा प्रदर्शन रहा चीन के खिलाफ, और हम उसने ज़मीन भी हमारी हथिया ली। उसके 3 साल बाद एक बड़े युद्ध में, जिसमें कि हमने अपना जौहर दिखाया और जीत हासिल की, लेकिन जो मूल्य थे उस मूल्य पर ऑलवेज जोर देते रहे लाल बहादुर शास्त्री। और मुझको लग रहा है कि इसका ध्यान जो अभी की का शासन है उसको भी रखना चाहिए, और विपक्ष और सारे लोगों को ये जिम्मेदारी हमारी है। हम जो है हिंदुस्तान के लोगों को ये बताएं कि हमारा युद्ध पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट से है, जो कि नैतिकता और जो मानवीय मूल्य है उसके निम्नतम ये पर लेवल पर खड़ा है। न अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है और न किसी दूसरे दुनिया को संदेश दे सकता है। ऐसे राष्ट्र के से लड़ने में जो नैतिकता और ये है उस पर भी जोर देना जरूरी है, जो कि हमको उसमें लैक कर रहा है। जैसे हमारा मीडिया है, बाकी सेना ने तो अपनी ताकत दिखाई, और उसने तो उसके जौर और उसके जो मैं देख रहा हूँ कि जो रेस्ट्रेन है, जिसको संयम कहते हैं, पावर का अर्थ ये नहीं है, ताकत का अर्थ ये नहीं है उसका आप जो है प्रदर्शन करें, लेकिन वो जो ताकत है उसका जिस तरह से वो रख रहे हैं उसमें है कि जैसे नॉन एस्केलेटरी, और ये कह रहे हैं कि ये युद्ध के तरफ हमको नहीं जाना है, हमारा टारगेट इतना ही था, वो साफ साफ वो बता रहे हैं। उसके बाद भी जो इरेस्पॉन्सिबल अगर एक्ट हो रहा है तो उसको भी काउंटर कर रहे हैं, लेकिन लाउडनेस जो है वो नहीं है, मतलब कि बड़बोलापन नहीं है। सेना में एक धैर्य और साहस और ताकत है, तो वो जो है वो बाकी क्षेत्रों में भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो जो तुरंत चालू हो जाता है कि देख रहे हैं किस तरह की खबरें आने लगती है, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, और गिनती एक तो बोल रहा था एक चैनल का एक बहुत सबसे ज्यादा मीडिया पर अभी नजर रखने की जरूरत है, और वो जो है सो उस मीडिया को ये बराबर बताना चाहिए कि ये जो है इस तरह से तुम देश को खतरनाक मतलब एक और उसको नीचे के मूल्य पर मत ले जाओ। क्योंकि वहां पर एक पूछ रहा था, कह रहा था आप तो इसका मतलब ये है कि 100 लोग नहीं 100 से ज्यादा लोग मरे होंगे। अरे गिनती करने का नहीं है, अगर वहां भी कोई आदमी मरा है, चाहे उनका सैनिक मरे या वो क्या कहते हैं सिविलियन मरे, वो जो है सेलिब्रेट करने का नहीं है। युद्ध में किसी की मौत या मौत जो है वो जो है सेलिब्रेट करने का की कोशिश की, और अब उसको युद्धोन्माद में बदलना चाहते हैं पहलगाम में। ये जो ट्रेंड्स हैं इसको भी लड़ना पड़ेगा, और हमको लग रहा है कि एक बहुत जरूरी है। तो ये लास्ट पॉइंट में इसी को एम्फेसिस करूंगा कि देखिए 4 युद्ध हमने लड़े पाकिस्तान से। 47 में कश्मीर में कबायलियों के आक्रमण और उनका जो उनकी सेना के लोगों का सहयोग से, उसके बाद दूसरा 65 का युद्ध लड़ा हमने, 71 का युद्ध लड़ा हमने, और हमने कारगिल का युद्ध लड़ा, और सब में उनको शिकस्त दी। इसलिए शिकस्त दी कि हम जो है एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री के रूप में थे, और उस चारों में मतलब फेनेटिसिज्म और इसके जरिए क्या कहते हैं धार्मिक उन्माद के जरिए उन्होंने चाहा लड़ना, वो नहीं लड़ पाया। वो उन्माद से पाकिस्तान जो है, और उसके पीछे अमेरिका खड़ा था, इतनी बड़ी ताकत थी। कम से कम कारगिल के पहले तक तो यही हालत थी कि अमेरिका उनके पीछे में था। 2 युद्ध तो उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकी और ब्रिटिश सहयोग से लड़ा। उसके बाद भी क्योंकि जो पीओके की स्थिति हुई वो भी ब्रिटिश हस्तक्षेप और यो उन लोगों के वजह से हुआ, उतना हिस्सा हमारा चला गया उनके पास। तो ये जो है इसके बावजूद वो हार गए। इसीलिए हारे कि इसका मतलब है कि धार्मिक उन्माद के जरिए और जो है इसके जरिए आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, हारेंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि ये जो भी फाइट चल रही है, दूसरा हर युद्ध के साथ एक युद्ध आपको खुद अपने के साथ आपको करना पड़ता है, जिसमें आप युद्ध के विरोध में, शांति के पक्ष में और जो है बड़े मूल्यों के पक्ष में अपने को तैयार करते हैं। तो इसीलिए युद्ध का अर्थ जो है उसका अर्थ भी लोगों को समझाना चाहिए, और जितना युद्धोन्माद की कोशिश की जा रही है उसका भी विरोध करना चाहिए। ये हमारे और आपके जैसे लोग जो है ये काम करना है कि युद्ध जो है अंतिम उपाय है और युद्ध खत्म होना चाहिए। और ये सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा है, पाकिस्तान के आवाम में भी एक बड़ी ताकत है जो इस युद्ध के खिलाफ है, इसको भी समझना चाहिए। और वैसे ये जो ताकत है, युद्ध विरोधी ताकत है, बेहतर पाकिस्तान
बनाने वाली जो सेकुलर और ये ताकत है, उसका भी हमको समर्थन करना चाहिए, उनके भी पक्ष में रहना चाहिए। एक बिल्कुल। सब कंटिनेंट में, पूरे उपमहाद्वीप में एक ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें जैसे कि जो कि सांप्रदायिक तत्व, धार्मिक उन्मादी, युद्ध के वाले भाषा में बात करने वाले, और जो क्या कहते हैं हिंसा की बातें करने वाले, जो निचले स्तर के ये हैं प्रवृत्तियां हैं, उसके खिलाफ हमको पूरे सब कंटिनेंट में लड़ना है। और ये हमको पाकिस्तान को भी एडुकेट करने की जरूरत है। सिर्फ उनको युद्ध नहीं कराना है, बल्कि पाकिस्तान भी इवॉल्व करे। ये जो निम्नतम अपने स्तर को ले जा रहा है आर्थिक और सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर सब पर, उसको भी हमको मैसेज देना है। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक विक्टर कंट्री के रूप में नहीं, बल्कि एक इमेंसिपेटर, एक लिबरेटर कंट्री के रूप में होनी चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरह का बड़ा दायित्व है हमारे सामने, और हमको लग रहा है कि वही उस दायित्व को निर्वाह करने में भारतीय सेना सक्षम है, यहाँ के लोग सक्षम है। मीडिया इसमें पीछे पड़ रहा है, उसको जरा ढकियाइए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मीडिया एक अलग युद्ध ऑलरेडी करवा रहा है और उसमें परमाणु बम तक गिरवा रहा है, तो मीडिया की क्या ही कहें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी हालत उत्पन्न होती है, तो फिर क्या हो सकता है, ज़रा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आपसे समझूं कि अगर वैसी स्थिति, अभी तक युद्ध वाली बात नहीं आई है, युद्ध की घोषणा होगी, घोषणा ना भी हो, लेकिन फिर देश के हालात बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वैसी स्थिति आती है दोनों देश, क्योंकि ये मामला 71 का भी नहीं है, 3 युद्ध तो बिल्कुल आमने सामने वाले लड़े गए, उसके बाद चौथा जो था वो करगिल, वो देश का नहीं बल्कि एक कोने में। तो इसलिए भी ज़रा ये जो 4 बार हम लोग आमने सामने आए हैं, अगर 5वीं बार आते हैं तो कितना फ़र्क है तब में और अब में, डॉक्टर साहब? देखिए, हर पिछली लड़ाई से उसके बाद वाली लड़ाई में कोई ना कोई फर्क तो होता ही है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अंतर था। दुनिया में जितने देशों में आपस में जो पड़ोस में लड़ने वाले देश हैं, जो बहुत लंबे समय तक लड़ रहे हैं या जिनमें अचानक संघर्ष हुए, हर बार अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ा जाता है। रणनीतियां अलग होती हैं, हथियार अलग होते हैं, लगातार साल दर साल आविष्कार हो रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है हथियारों का। दोनों पड़ोसी देश लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं। निश्चित तौर पर, जैसा कि शायद अभी प्रशांत जी ने और बाकी लोगों ने भी कहा, कि अब इस युद्ध के आसार धीरे धीरे घटेंगे। अभी हम युद्ध जैसे हालात ही कह रहे थे, लेकिन अगर मान लेते हैं ये युद्ध भी है, तो इसका आगे चलकर धीरे धीरे उतार शुरू होगा। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है, दुनिया का दरोगा है अमेरिका, पड़ोस में बैठा हुआ चीन है, इन सबके अलग अलग तरीके के हित दोनों देशों में समाहित है। न तो अमेरिका और न चीन भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध से बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, सिवाय हथियार बेचने के। हथियारों के अलावा भी इतना बड़ा कारोबार है। चीन के साथ हमारा जो व्यापार है हर साल बढ़ता जा रहा है। $200 मिलियन का व्यापार भारत चीन के साथ करता है। ये तब है जब चीनी फुलझड़ियों के बहिष्कार का आह्वान अंधभक्त करते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कारोबार अब भी जारी है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड समझौता और इस वक्त जो टैरिफ बार चल रहा था, उसमें तमाम सारे दरवाजे खोल दिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी व्यापक युद्ध में बदलेगा। ये संघर्ष अब धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां समझौते पर बातचीत होगी, समझौते की टेबल पर पहुंचेंगे। भलाई इसी में है, दोनों देशों की और दुनिया की। इसके बावजूद अगर सरकार को और सेना को ऐसा लगता है कि अभी कुछ और हिसाब किताब चुकाया जाना बाकी है, तो इसी तरह से, इसी क्रम में टारगेटेड तरीके से जवाब दिया जाता रहेगा। यह संभव नहीं है कि पूरी सीमा पर पाकिस्तान की और हमारी नौसेना, वायुसेना, थल सेना सब एक साथ जुट जाए। अब तक हमारे टैंकों ने सरहद पार नहीं की है। हमारे समुद्री जहाज अपनी अपनी सीमा में ही अभी घूम रहे हैं। तो ये युद्ध नहीं कहला सकता अभी। अगर जरूरत पड़ी तो वे आगे बढ़ेंगे,
लड़ाई इससे बड़ी होगी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि अब शायद धीरे धीरे डी एस्केलेट करने वाली बात जो बार बार कही जा रही है, हमारे प्रवक्ता लोग हर दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक बार भी किसी ने, भारत सरकार ने, सेना ने, विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन अब धीरे धीरे इस युद्धोन्माद को कम करने के हैं। मैं अनिल सिन्हा जी की बात से सहमत हूं, हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि युद्धोन्माद पर थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, पाकिस्तान में कई ऐसे जनाधिकार संगठन हैं, उन लोगों ने जुलूस निकाले बैनर लेकर, जैसे यहाँ भारत में प्रगतिशील लेखक संघ है, ऐसे ही वहां एक संगठन है, उसने युद्ध के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किए हैं, सरकार से मांग की है युद्ध न छेड़ा जाए। यद्यपि इस वक्त भारत में जो लोग युद्ध के खिलाफ नो वॉर का नारा लगा रहे हैं, वे दिन रात गाली खा रहे हैं। अपनी बात को विराम मैं यहां दूंगा कि जो लोग युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गाली दे रहे हैं, वे कृपा करके पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों को एक बार फिर सुन लें। प्रधानमंत्री जी रूस, यूक्रेन से लेकर खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष तक बार बार दोहराते रहे कि अब युद्ध नहीं, बुद्ध का समय है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। तो अनिल सिन्हा जी को या हम में से किसी को भी अगर युद्ध के खिलाफ बोलते सुने, हमें गाली देने से पहले एक बार मोदी जी का भाषण सुन ले जाकर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे प्रशांत जी, क्या लगता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान उकसावे वाली जो हरकत है वो किए जा रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांत नहीं है, भारत जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये चल रहा है जी। ना आप सेना में हैं ना मैं सेना में हूं, लेकिन एक विश्लेषक के नाते इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए ये चर्चा यहां कर रहा हूं। जी राजीव जी, देखिए पहली बात कि युद्धोन्माद या युद्ध का समर्थन बिस्किट दालमोट खाते हुए सोफे में बैठकर बड़ा आसान है। और उससे पूछिए जिसने 2 बेटे अपने खोए हैं, हिमांशी नरवाल से पूछिए युद्ध का मतलब क्या होता है। तमाम ऐसे लोगों से 22 तारीख से 22 अप्रैल से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान का अभी तक रवैया रहा है, वो तो ऐसा रवैया है कि जो गैर जिम्मेदाराना है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसको ध्यान में रखना चाहिए। भारत ने क्या किया, अगर आप वेपन और टैक्टिक्स और स्किल और प्रोफेशनलिज्म को ही अगर पैमाना बनाए, तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ आतंकवादी जो है वो हरकत अंजाम कर ली। लेकिन उसके बाद बहुत प्रिसाइज अटैक 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने किया, जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं था। मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ होगा जो सेना की ब्रीफिंग आई उससे। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी सीमा में आए ड्रोन लेकर, मिलिट्री और सिविल इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। कल रात को धार्मिक स्थलों पर हमले किए। तो इस ट्रेंड से लग रहा है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस में वो एलिमेंट्स नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट्स हैं। सिविल गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई मिलिट्री लीडरशिप है, वही ताकतवर है वहाँ पे। सिविल गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगा। और मैं सुनील जी की बात से सहमत हूँ कि अमेरिका का बयान बहुत जिम्मेदारी वाला बयान नहीं है। जेडी वेंस का, वो कह रहे हैं नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? हमने, भारत ने क्या ऐसा बयान दिया या युद्ध रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे थे कि हमसे मतलब नहीं है, आप लड़ दो? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसमें अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, बहुत नुकसान होगा। और पाकिस्तान को केवल युद्ध विराम नहीं, पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं, इस कमिटमेंट के साथ कि वो अपने अंदर टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करेगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पूर्व विदेश मंत्री, तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं
कि उनके देश में टेरर नेटवर्क है। अच्छा, कसाब कहाँ से आया था? वो तो खुद पाकिस्तान ने एडमिट किया था, हमारे यहाँ वो मुंबई अटैक में था, फांसी हुई, उसको मुकदमा चला के फांसी हुई, तो उसको वकील भी दिया गया, फिर फांसी हुई, लेकिन वो कहाँ का था? पाकिस्तान का था जी। तो ये जो पाकिस्तान का जो टेंडेंसी है, इसको अब बड़े विश्व लीडरशिप को जो है इसमें आना चाहिए कि इसको अब रोकें, क्योंकि वो इस पूरे रीजन की पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा है। खुद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, लेकिन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सोचिए, कोई एक देश जिसके पास कुल 15 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो और वो ऐसा मिस एडवेंचर कर रहा हो, इसी से लगता है कि कितना जो है वो इररिस्पॉन्सिबल जो है वो बिहेवियर है। अनिल सिन्हा ने बहुत बढ़िया बात की, अनिल सिन्हा जी ने, कि किस तरीके से जो है सेकुलरिज्म की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की वजह से, भारत की एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की वजह से हमने युद्ध जीते हैं। इसका भी बड़ा रोल है। और एक बहुत राहत की बात पिछले 3-4 दिनों से है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कि जब से ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मैच्योर होती है, उसमें जिंगोइज्म नहीं है, उसमें कोई बड़बोलापन नहीं है, और उसमें राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देश के लिए बड़ी राहत की बात है कि कम से कम कोई राजनीतिक लोग इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना उसमें सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, विश्व बिरादरी की भी बात हो रही है, अभी जैसे कह ही रहे थे प्रशांत जी, अमेरिका का रोल इसमें ज़रा और भी दूसरे, चाहे रशिया है, चाइना है, ईरान है, ये तमाम देश, टर्की के बारे में आज तो नाम लेकर कहा कर्नल सोफिया कुरैशी ने कि टर्किश और है, क्योंकि भारत तो खैर अब निर्माण करने लगा है, तेजस अपने यहाँ बनने लगा है, लेकिन पाकिस्तान मैक्सिमम जो अपने सैनिक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं वो सब कुछ खरीदता है पाकिस्तान। ऐसे में जबकि अब पैसे की किल्लत है, बिल्कुल हालत ख़राब है, और उसमें आप जब युद्ध में जाते हैं तो ये तय मानिए कि गरीबी और बढ़ेगी। और ऐसे में अमेरिका का रोल, ईरान का रोल, चाइना का रोल, वो किस दिशा में, आप इसको कैसे देखते हैं? भारत अपना रोल प्ले कर रहा था, प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने निकल गए थे उस समय, इस वक्त हालांकि अपने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है, इस पर पब्लिकली कुछ नहीं बोला है, कैसे देखते हैं आप? सर, ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम बहुत पहले से दे रहे हैं। ग्लोबल विलेज अभी नया अंग्रेजी शब्द चला। अब इस विलेज के जो, जैसा सर ने कहा कि दुनिया के दरोगा अब कह रहे हैं कि हमें घट रही घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। अभी अभी देश में, दुनिया में कई जगह युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, तो वहाँ तो आप कहते हैं। यहाँ सीधे सीधे ये कहना कि नहीं, हमारा ये बिजनेस नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जवाबदेही से, एक नैतिक जवाबदेही से मुंह मोड़ना है। निश्चित रूप से उनको, उनकी जवाबदेही उनकी भी है, नैतिक जवाबदेही मैं कह रहा हूँ उनकी भी है, सभी राष्ट्रों की है कि विश्व में शांति बना रहे। विश्व बिरादरी को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह उतार की तरफ जाएगा, न सिर्फ इसलिए कि इसमें आर्थिक कारण है, बल्कि एक महत्वपूर्ण लक्षण, ये प्रवृत्ति इसमें मैं देखता रहा शुरू से, जब से पहलगाम में इस तरह की आतंकी घटना हुई, तब भी इसे किसी न किसी रूप में, खास करके हमारे डोमेस्टिक रूप में, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई कि हिंदू मुसलमान का रंग इसमें भर दिया जाए। और कुछ लोग, समझदार लोग ऐसे हैं जो इस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ भारत के हिंदुओं ने आक्रमण किया है। ये थोड़ा और गजब है। तो इस तरह की जो समझ है, इस तरह की जो व्याख्या है, वो अब शिथिल पड़ती जा रही है।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये करें, और अपने भी स्थिति समझ में आ रही है। पाकिस्तान तो अपने कारणों से भी लगता है कि उसके यहाँ, जैसा कि अनिल सिन्हा सर बोल रहे थे, और मैं भी जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि वहाँ का जो प्रगतिशील तबका है वो हमारे यहाँ के ही प्रगतिशील तबके की तरह सक्रिय है, लेकिन उसकी मुसीबत वही है जो हमारे यहाँ के प्रगतिशील तबकों की है, क्योंकि हम भी यहाँ पर उस बात को तो नहीं रोक पाए ना। हम यहाँ पर जिस चीज को, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जिस चीज को हम यहाँ नहीं रोक पाए उसी चीज को पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोगों ने भी रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो ये तो दोनों ही खित्ते का दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी की चर्चा हम सभी करते हैं, उन्होंने तो सत्य को ही लंगड़ा होने से बचाया था ना जी। और सत्य का ही हाथ पैर तोड़ने के लिए जो सच्चाई नहीं स्वीकार कर सकता घर में भी छद्म करता है, जो अपने बुरे, जब आप नेहरू की इतनी आलोचना करते हैं और नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक इतनी आलोचना करते हैं और भद्दी आलोचना करते हैं, उसी समय तो इस मीडिया को आदत लग गई ना पंचायत लगाने की, इस तरह की और तमगा बांधने की। आज जो जारी किया जा रहा है, आज जो माफी मंगवाने की बात कही जा रही है, यह तब भी करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, युद्ध की जो स्थिति है, मुझे भी लगता है कि युद्ध बहुत दिन नहीं खींचेगा, लेकिन साथ में यह भी लगता है कि उसको टेबल पर लाने में बहुत समय लग जाएगा और वो टेबल पर आएगा नहीं। ये धीरे धीरे सीज फायर या नो अटैक की स्थिति में जाएगा कि ये जो है सो रुका हुआ रहेगा और इसका कोई फैसला निराकरण में ये नहीं जाएगा, कोई हल इससे ना निकलेगा, न रुकेगा न चलेगा, ये बीच में फुसफुस होता रहेगा। जी जी सुनील जी, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या देखते हैं भारत में, अपने देश में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए जब घटना घटी थी उस समय पुलवामा की, उस समय इलेक्शन का समय था देश में, 2019 का वक्त, फरवरी का महीना, और उसके बाद बालाकोट, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, चारों तरफ बिल्कुल राष्ट्रवाद की आंधी थी। लेकिन इस बार क्या उस बार और इस बार में फ़र्क है? क्या पुलवामा और पहलगाम में फ़र्क है? क्या उस समय का एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अभी के एयर स्ट्राइक में फ़र्क है? सांप्रदायिक ताकतों ने तो जिसकी बात उठाई अनिल सिन्हा जी ने, सांप्रदायिक ताकतों ने तो इसकी पूरी कोशिश की है, कम से कम शुरुआत के समय। और आज भी जो स्थिति है, युद्ध में तो पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और पूरा देश एक साथ है। राजनीतिक रूप से विपक्ष ने भी एक बहुत ही मैच्योर भूमिका अदा की और वो पूरी तरह से सेना के साथ और सरकार के साथ अपने आप को संबद्ध किया। यह मैच्योरिटी जो 26/11 के घटना के समय भी तत्कालीन विपक्ष ने के समय में नहीं दिखाई गई थी। उस समय के विपक्ष ने तो ढेर सारे सवाल पैदा किए थे और इतने सवाल पैदा किए कि गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, महाराष्ट्र के भी गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ढेर सारे सवाल पैदा किए। आज कम से कम ये स्थिति नहीं है। आज तो बहुत मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई है कि ठीक है, पूरा देश एक साथ है और दुनिया को इन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है। तो राजनीति और आज जो युद्ध का उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही लोग हैं जो इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। आज युद्ध के खिलाफ बोलने वाले, अगर कोई आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अगर कोई यह कह रहा है कि युद्ध की विभीषिका को रोका जाना चाहिए, उस पर लोग हमलावर हो जा रहे हैं। और वही लोग हैं जो धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आगे रहते हैं। आप बाकायदे चिन्हित कर सकते हैं उनको जी। यहाँ तक कि जो तथ्यहीन बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ भी कोई बात अगर कर रहा है तो लोग हमलावर हो जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आप ये दावा करते हैं कि भारतीय सेना ने कराची पे हमला कर लिया और भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हम तो केवल रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहे हैं, तो किसको आप ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हैं? अगर ये बात कही जा रही है कि जो सेना कह रही है, जो विदेश मंत्रालय कह रहा है, कल उतनी ही बात कीजिए। तो ये इतनी बात करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई पीछे तो हम है नहीं और हम पीछे हो भी नहीं सकते। अगर यह युद्ध 1 महीने भी चल गया तो 10 से 15 बिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी पाकिस्तान को। एफोर्ड कर सकता है क्या वो? कितनी ताकत उसके पास बची हुई है?
एक आर्थिक दबाव में वो देश है, वो तो केवल वहां के जो सेना के अधिकारी है इसमें जोर दिए हुए हैं। लेकिन जो भी वहां के रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरे क्यों नहीं भाई, आप अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप पूरे पाकिस्तान की जनता को युद्ध में ढकेले हुए हैं। आपके पास इतनी क्षमता रह गई है क्या? और आज जो रात में बैठक होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, अगर उसने इनकार कर दिया है, विभिन्न देशों के दबाव से भारत भी विरोध कर रहा है कि वो आपको आर्थिक सहायता नहीं देगा, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ खड़े हो जाएंगे? तो ये पाकिस्तान के पास उतनी ताकत नहीं है, बिल्कुल दूर तक कोई संभावना उसके पास नहीं है। वो तो केवल एक फेस सेविंग है, लेकिन वो लग रहा है सेना के दबाव में वहां के लोग इसमें लगे, सेना अभी अपना चेहरा बचाने के लिए लगी हुई है। राजनीतिक लोगों को तो कम से कम यह पाकिस्तान का जो राजनीतिक संपर्क है उसको सोचना चाहिए कि इस युद्ध से उसको क्या हासिल होने वाला है। कुछ नहीं हासिल होने वाला सिवाय बिखराव के, सिवाय त्रासदी के और पिछड़ेपन के लिए। ये जरूर है कि दोनों देशों में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इसको अपने अपने पक्ष में भुराने का प्रयास करेंगे और कर रही है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति युद्ध का समर्थक नहीं हो सकता। युद्ध का समर्थक न होना यानी कि युद्ध से भागना नहीं है। क्षमा का मतलब कमजोरी नहीं होती है। टकराव से दूर होने का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। एक और इसके रास्ते हो सकते हैं, और भी इसके चैनल हो सकते हैं जिससे कि पूरी समस्या का समाधान। भारत ने पूरी कोशिश की, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जितना संयम दिखाया है भारत ने, वो निश्चित रूप से उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अपनी स्थिति बेहतर नहीं कर पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपना पक्ष रखने में सफल हुआ है। आप देख लीजिए, जो विदेशों में भारतीय राजनयिक हैं, मैं 2 लोगों का इंटरव्यू देख रहा था, ब्रिटेन में भारतीय राजदूत की और अमेरिका में भारतीय राजदूत के बयानों की। दोनों के बयान सुनिए आप, कितने संयमित तरीके से भारत देश का पक्ष रख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो गोदी मीडिया है, पता नहीं कितनी बातें कर रही किस सेना के नाम पर। सेना किसी बात को स्वीकार करने के लिए स्थिति नहीं, सेना कर भी नहीं रही है। भारत सरकार कर रही है कि हम रिस्ट्रेन, वायुसेना ने हमारी प्रतिकार किया, नियंत्रित प्रतिकार किया, और आप पता नहीं क्या क्या कहानी सुना दे रहे हैं। ये और इस तरह का जो वातावरण बनाने की कोशिश है, निश्चित रूप से उन ताकतों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जो बिना कुछ किए उसका श्रेय ले लें, और यह राष्ट्रहित में नहीं होता। युद्ध का उन्माद पैदा करना किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप उच्च मानवीय मूल्यों के समर्थक नहीं होंगे तो देश की प्रगति नहीं कर सकते आप, एक बेहतर समाज आप नहीं बना सकते। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो प्रगति के स्केल पर पता नहीं कहां है, उनसे आप तुलना भी नहीं कर सकते आप। वो सभी उच्च मानवीय मूल्यों के समर्थक हैं, उच्च राजनीतिक मूल्यों के समर्थक हैं, उसके साथ वो जी रहे हैं। तो हमको हम जो देश के आजादी, हम बेहतर क्यों हो गए? आज जो लोग युद्ध का उन्माद पैदा कर रहे हैं या जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वो लोग सीखना चाहिए कि आज हम अगर एक ताकत बन के उभरे हैं, अगर हमारे पास $700 बिलियन हमारे पास विदेशी मुद्रा संचय है और वो $15 बिलियन में है, तो क्यों है? एक साथ दोनों देश बने क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताएं अलग रखी, एक बेहतर समाज बनाने का हमने प्रयास किया, और उसका हासिल मेरे पास है। इन तथ्यों को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। और जो सरकार के लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, आखिर जो ऐसे तत्व, ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे लोग जो इस तरह का दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? वायर को आप बंद कर देंगे जी। इस तरह के इन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? और अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और ऐसे कोई सवाल तो उन्होंने पूछे नहीं। तो ये निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वह इसका कोशिश करेंगी, जो उचित नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच 2 अपडेट है। एक ये कि एम्स की सारी छुट्टियां, एम्स दिल्ली की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं अगले आदेश तक।
एम्स की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं अगले आदेश तक। दूसरा है, एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अभी अभी ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट में वो लिख रहे हैं ब्लैक आउट इन जम्मू नाउ। जम्मू में, जम्मू जो है शहर जम्मू और कश्मीर में जम्मू में ब्लैकआउट है, सायरन की आवाज़ सुनी जा सकती है। इन तस्वीरों के साथ उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, सायरन कैन बी हर्ड अक्रॉस दी सिटी। ये कह रहे हैं ब्लैकआउट इन जम्मू नाउ और सायरन्स की आवाज़, सायरन्स कैन बी हर्ड अक्रॉस द सिटी, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और इस बीच उधर लगभग 1.5 घंटे से बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में और वहाँ तमाम तीनों सेना के अध्यक्ष हैं और उनके अलावा, तीनों सेना के अध्यक्षों के अलावा अजीत डोभाल भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं और ये बैठक चल रही है, CDS भी हैं। तो एक हाई लेवल बैठक चल रही है पिछले 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री आवास में, PMO में। कुछ तस्वीरें उनकी आई हुई हैं और उस आधार पर आप तक ये बात हम पहुँचा रहे हैं। और अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूँ। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि द वायर बंद नहीं है, खुला हुआ है। ये बात भी खबर में आ रही है, तकनीकी खामी से वो साइट बंद हो गई थी। खैर, वायर की बात, जो वायर की वेबसाइट बंद थी उसकी बात, लेकिन वो तकनीकी खामी से बंद थी। अनिल सिन्हा जी, लेकिन इन सब के बीच ये हाई लेवल बैठक, क्या देश सचमुच युद्ध की तरफ जा रहा है? ये सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो मतलब जो इंडिकेशंस है, जो जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है क्या कि युद्ध अब है कि जो हमने जो टारगेट ये किया, टारगेटेड जो मतलब स्ट्राइक की है, उस स्ट्राइक को कहाँ तक ले जाना है उस बारे में भी हो सकता है कि उसको जो डी एस्केलेशन की बात चल रही है उसके तरफ भी हो सकता है। दूसरा है कि पाकिस्तान के बारे में इनके पास क्या इनपुट है या जो उसका रवैया है वो उसमें कोई पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो निगेटिव रहे, अगर हम देखेंगे तो इस पता चला कि ये जो डीप रूटेड हमारा जो क्या कहते हैं सेकुलरिज्म है, वो जो है अंत में अपने उभार पे आ गया और वो उसका रिफ्लेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि इवन जो प्रोफेशनल ये है क्या कहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है जिसमें कि क्या कहते हैं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेना के अधिकारी हैं, उसमें भी आपको नजर आएगा कि एक जो इथॉस है भारत का, या जो जिस तरह की कंट्री हम है, एक सेकुलर कंट्री है, उसको दिखाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कोशिश चली थी पहलगाम के समय में कि ये जो क्या कहते हैं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की और उसको उसी दिशा में ले जाने की, वो जो है खुद ही मतलब अपनी ही मौत मर रहा है। मतलब जो सांप्रदायिकता वो जिंदा है सिर्फ सोशल मीडिया में या जो गोदी मीडिया में, लेकिन वो जो है अब जिंदा नहीं, मतलब उसको जिंदा रखना मुश्किल है। मतलब अंततः आपको जाना ही है उस ओर। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अभी तक जो हम नज़ारा देख रहे थे उसमें हर एक इवेंट को कम्युनलाइज करने की कोशिश होती थी, उसको एक सेक्टेरियन हिंदू ये क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी में फिट करने की कोशिश होती थी। वो यहाँ पहलगाम में कोशिश हुई, लेकिन युद्ध आते आते वो कोशिश खुद ही फेल हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हम एज ए सेकुलर कंट्री, एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ये इसको अभी हमको लग रहा है ग्रहण करने में टाइम लग रहा है। जो हमारा अभी का ये है व्यवस्था है उसमें वो उसको जैसे कि वायर के खिलाफ या बाकी कार्रवाई चल रही है वो उसको है। इसीलिए एक बात मैं लास्ट पॉइंट कहूँगा कि उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी जर्मनी की, लेकिन वो रूस से इसलिए हार गया कि रूस एक आइडियोलॉजिकल कंट्री था जिसका विश्वास था भविष्य, मतलब मानवता के भविष्य में, मानवता में, इक्वलिटी में और जो है विश्व की मुक्ति में जिसका यकीन था, उस सेना ने उसको परास्त कर दिया। इसलिए युद्ध जो हथियार नहीं लड़ता है, आदमी लड़ता है, उसके विचार लड़ते हैं। ये बात लोगों को बताना जरूरी है ऐसे मौके पर जब हम युद्ध के सामने खड़े हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, सीधे पीएम हाउस, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है, हाई लेवल बैठक, मीटिंग पिछले 1.5 घंटे से, उसकी तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें रक्षा मंत्री भी, अजीत डोभाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख भी दिखाई दे रहे हैं, और ये बैठक वहाँ चल रही है। और ये इस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है, अगर ब्रीफिंग होगी या कुछ बताया जाएगा तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो बात हम लोग कर रहे हैं वो बहुत गंभीर, की युद्ध की तरफ अगर देश न जाए तो बेहतर है। युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, ये तय मानिए। और अभी लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। और उसके बाद हम लोगों का अपना देश भी आज़ादी के बाद 3 नहीं बल्कि 4 बार पाकिस्तान के साथ आमने सामने, और उसके अलावा चाइना के साथ आमने सामने हम लोग होते रहे। और अभी भी बॉर्डर पर किन विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहां पर हमारे देश की रक्षा करते हैं वो आप जान रहे हैं। और इस बीच अभी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को भी आपने देख लिया कि वहां, जरा उस ट्वीट को देख लेते हैं। उमर अब्दुल्ला का एक और ट्वीट है सामने, जरा उसको देखते हैं, ले आई स्क्रीन पर। और यहां पर ब्लास्ट की बात कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और ये साफ यहां पर है, कैन नाउ बी हर्ड फ्रॉम वेयर आई एम, ये कह रहे हैं। और खास कर यहां उमर अब्दुल्ला उन लगभग 49 सेकंड पहले ये उनका ट्वीट है, और इससे पहले भी आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां से अब रुक रुक कर धमाकों की आवाज़ें संभवतः भारी तोपों की सुनी जा सकती हैं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। तो आखिर उमर अब्दुल्ला ने सुबह सुबह जो बातें कही थी, दिन में जब वो गए थे जम्मू, और वहाँ से जो बातें कही थी कि अब खामोश होने चाहिए बंदूकों को, तोपों को, और लेकिन ये खामोशी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और भारी आवाज़ सुनाई दे रही है धमाकों की, ये बात लिख रहे हैं। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, वो आपका हमारा अंत ज़रूर हो सकता है लेकिन हल नहीं। इसलिए शांति की तरफ बढ़ने की कोशिश भारत के हुक्मरान भी करें, मगर उधर से पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि युद्ध ही अब इस मसले का हल है। उनका बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है, युद्ध ही इस मसले का, इस प्रॉब्लम का हल है। तो करके देख लें युद्ध, यही तो भारत कहेगा, हम और आप यही कहेंगे कि करके देख लीजिए, हल निकाल लेते हैं। तो चलिए, कुछ ना हो, कल शाम को जब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करके उठे ही थे कि तब तक खबर आने लगी कि पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया है, कुछ सिविलियन इलाकों में भी हमला बोला था। पाकिस्तान ने मिसाइलों से, ड्रोन के जरिए एक नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा ड्रोन दागे गए थे कल, जिसकी पुष्टि आज कर दी हमारे एमईए की जो ब्रीफिंग थी उसमें 5:30 बजे शाम को। उसको हम लोग लेके फिर दोबारा आए और लगभग 11:30 बजे तक लाइव हमने किया था। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे लाइव लेकर।